आज हम लोग कार्डियोवास्कुलर डिजीज में चर्चा करेंगे हाइपरटेंशन का। हाइपरटेंशन क्या होता है, इसलिए कि टॉपिक जो है आप लोगों को पढ़ना है हाइपरटेंशन के बारे में। ठीक है। हाइपरटेंशन को हम लोग जो दूसरा नाम देते हैं वो होता है ब्लड प्रेशर। किसी का हाई ब्लड प्रेशर होता है उसी को हम लोग हाइपरटेंशन कहते हैं। ठीक है। हाइपरटेंशन अगर हो जाता है तो वो खतरनाक है, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर से क्या हो सकता है कि किडनी डैमेज हो सकती है, दूसरे ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा कभी कभी कैपिलरी रप्चर कर जाती है, और कैपिलरी के रप्चर होने की वजह से इंटरनल हेमोरेज हो सकता है। ठीक है। और ये इंटरनल हेमोरेज अगर इंट्राक्रैनियल कैविटी के अंदर होता है, जिसको हम लोग ब्रेन हेमोरेज कहते हैं, और उस कंडीशन में पेशेंट के लिए बहुत लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है। हम लोगों को ये पता है कि ब्रेन हेमोरेज जो होता है, ब्रेन हेमरेज जो होता है वो पेशेंट के गिरने के कारण भी होता है। ठीक है। लेकिन गिरने से ज्यादा, सबसे ज्यादा जो केसेस होता है वो होता है जब हाई ब्लड प्रेशर के कारण अगर इंटरनल ब्लीडिंग हो जाए हेमरेज होने की वजह से। ठीक है। तो वो एक खतरा की बात होती है। यहां पे इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। इंट्रोडक्शन में ये लिखा हुआ है कि जो डिजीज है, जो ग्रुप ऑफ डिजीज है, जो हार्ट को और हार्ट के जो ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है, उसको अगर इफेक्ट करे, है ना, उस तरह की कार्डियोवास्कुलर डिजीज के बारे में आप जानेंगे। ठीक है। तो वो ग्रुप ऑफ डिजीज जो इफेक्ट करती है हार्ट को और या हार्ट के ब्लड वेसल्स को, उस तरह की बीमारी को हम लोग कार्डियोवास्कुलर डिजीज कहते हैं। कार्डियो ऑब्वियसली हार्ट हो गया, वास्कुलर यानी के ब्लड वेसल्स हो गया। ठीक है ना। कार्डियोवास्कुलर डिजीज को ऐसे हम लोग 6 मेन ग्रुप में जानते हैं, और उसको आपको पढ़ना होता है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज को जो हार्ट और हार्ट के ब्लड वेसल से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं वो 6 ग्रुप में बांटी गई हैं। ठीक है। उसका 6 डिफरेंट ग्रुप है। नंबर वन हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज। नंबर 1 कौन सा है? हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज हो गया। ठीक है। हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज। दूसरा है कंजेस्टिव कार्डियक फेल्योर। कंजेस्टिव कार्डियक फेल्योर। ठीक है। हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज जो मैं अभी बताने वाला हूं। कंजेस्टिव कार्डियक फेल्योर एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें कंजेशन हो जाता है। ठीक है। और हार्ट फेल करने लगता है। तो कंजेस्टिव कार्डियक फेल्योर में हार्ट को जितना एडिक्वेट अमाउंट ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सर्कुलेट ह्यूमन बॉडी में करना चाहिए, वो कंजेशन के कारण नहीं हो पाता, और उसी को हम लोग कंजेस्टिव कार्डियक फेलियोर कहते हैं। तीसरा है एरिदीमियाज। ठीक है। हार्ट अपने एक रिदम में चलता है। ठीक है। उसका हम लोग साउंड भी जानते हैं, लब एंड डब। उसकी प्रॉपर हार्ट बीट्स होती है। एक प्रॉपर रिदम में हार्ट बीट को आप सुन सकते हैं। लेकिन अगर हार्ट के रिदम में गड़बड़ी हो जाए, नॉट इन रिदम, तो उस तरह का प्रॉब्लम एरिदीमिया में आएगा। और इसकी जानकारी ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के जरिए भी किया जा सकता है, यानी कि असेसमेंट किया जा सकता है। प्लस आप इस आवाज को आला लगाकर सुन भी सकते हैं। वल्वर हार्ट डिजीज। वल्वर हार्ट डिजीज जैसे कि वल्व का कोई प्रॉब्लम हो गया, हार्ट का जितना भी वल्व है ना, बाइकस्पिड वल्व या ट्राइकस्पिड वल्व, ठीक है,
या एयोटिक वल्व, कोई भी वल्व हो, जो वल्व या पल्मोनरी वल्व जो हो गया, ये सारे वल्व में से किसी भी एक या दो वल्व अगर इफेक्टेड होते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं ये बता रहा था कि वल्वर हार्ट डिजीज भी एक कारण है, और वल्वर हार्ट डिजीज में क्या प्रॉब्लम होता है कि हार्ट के वल्व का स्टेनोसिस हो जाए, ठीक है, या रीगर्जिटेशन का प्रॉब्लम हो, नीचे का ब्लड ऊपर चला जाए, ठीक है। सबसे ज्यादा अगर हार्ट के वल्व कोई इफेक्टेड होते हैं तो वो माइट्रल वल्व इफेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट हो जाता है सडनली, ठीक है, उस कंडीशन को एक अलग कैटेगरी में डाला गया है। और सिक्स्थ नंबर है, जो सिक्स्थ पॉइंट है, ये पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज है। ये जो पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज होती है, जो पेरिफेरल ब्लड वेसल्स हैं, उसकी कोई भी बीमारी हो, चाहे उसमें हेमोरेज हो जाए, चाहे उसमें थ्रोम्बोसिस हो जाए, चाहे उसमें आर्थ्रोस्क्लेरोसिस हो जाए, चाहे उसमें स्ट्रिक्चर हो जाए, कुछ भी तरह की वस्कुलर डिजीज हो, वो पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज में आएगी, ठीक। नेक्स्ट जो आपको बताना है, वहां पे मैं आया हूं, और सबसे पहले हाइपरटेंशन, आपका जो पहला ग्रुप है जिसको हम लोग कहते हैं हाइपरटेंशन, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, व्हाट इज हाइपरटेंशन, ठीक है। यस, आप 11 बजे आइए ना, 11 साढ़े 11 बजे। हाइपरटेंशन में हाइपरटेंशन में क्या होता है कि इसको हम लोग हाई ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। हाइपरटेंशन इज आल्सो नोन एज हाई ब्लड प्रेशर। नॉर्मल रेंज जो ब्लड प्रेशर का होता है वो 120 बाई 80, यानी कि सिस्टोलिक 120 होनी चाहिए और डायस्टोलिक 80 होना चाहिए, जहां पे 120 mmHg जो है सिस्टोलिक है और 80 mmHg डायस्टोलिक है। इसको हम लोग एक नॉर्मल रेंज मानते हैं, ठीक है। ये एक बीच का है, इसको हम लोग नॉर्मल रेंज मानते हैं। अगर बहुत ज्यादा सीवियर इंक्रीज हो जाए, है ना, इन ब्लड कैन लीड टू हार्ट डिजीज। अगर ये एक बैक बहुत ज्यादा बढ़ जाए, अगर ब्लड का प्रेशर, तो उसके कारण हार्ट डिजीज हो सकती है, स्ट्रोक हो सकता है, और इवन डेथ भी हो सकती है, ठीक है। ब्लड प्रेशर को हम लोग स्फैग्मोमैनोमीटर से मेजर करते हैं। अभी बहुत सारा डिजिटल भी अवेलेबल है, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसमें 5 बार अगर हम लोग टेस्ट करेंगे तो 5 तरह का रिजल्ट आएगा। तो सबसे अच्छा जिसमें मर्क्यूरी का इस्तेमाल किया जाता है वो सबसे आइडियल ब्लड प्रेशर मशीन होती है। यहाँ पे आपको सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो है आपको एक बॉक्स में दिया गया है, और इसके अनुसार हम लोग ये निकाल सकते हैं कि हाइपरटेंशन की कौन सा स्टेज है, ठीक है। हाइपरटेंशन का कौन सा स्टेज है और किस स्टेज से पेशेंट सफर कर रहा है। नॉर्मल प्रेशर
लेस देन 120 और डायस्टोलिक लेस देन 80, लेकिन हम लोग मानते हैं 120 को एक आइडियल और 80 को आइडियल मानते हैं। एलिवेटेड तब मानते हैं जब 120 से ऊपर 120 या 120 से ऊपर 129 तक चला जाए और ये डायस्टोलिक जो है वो अबव हो जाए, ठीक है, अबव 80, 80 से ज्यादा चला जाए, तो उस कंडीशन को हम लोग एलिवेटेड मानेंगे। तो सिस्टोलिक भी बढ़ा और डायस्टोलिक भी बढ़ा, ठीक है। तो ये 87 हो गया, तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि ब्लड प्रेशर रेज किया, हाई हुआ, या 82 हो गया, तो ये कंडीशन को हम लोग एलिवेटेड मानेंगे, ठीक है। इसके बाद हाइपरटेंशन का स्टेज 1 जो होता है, स्टेज 1 हाइपरटेंशन का, तो वो 180 से लेकर 130 से लेकर के 139 तक होता है, बिटवीन 130 एंड 139 सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। और डायस्टोलिक जो है 80 से लेकर के 89 के बीच में रहेगा, तो इसको हम लोग हाइपरटेंशन 1 के कैटेगरी में रखेंगे। हाइपरटेंशन 2 कैटेगरी तब होता है जब कम से कम ऊपर का सिस्टोलिक प्रेशर 140 हो जाए और नीचे का यानी कि डायस्टोलिक प्रेशर कम से कम 90 हो जाए, तो इसको हम लोग स्टेज 2 हाइपरटेंशन कहेंगे। और हाइपरटेंसिव क्राइसिस कब कहेंगे? जब बहुत ज्यादा बढ़ जाए, कितना चला जाए वो, तो 180 हो जाए सिस्टोलिक और डायस्टोलिक कितना हो जाए, ओवर 120, तो ये ज्यादा खतरनाक स्थिति है, यहाँ पे हेमरेज होने का खतरा है। इवन स्टेज 1 में भी हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है कि अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो उसका क्या साइन और सिम्टम होता है, उसके में क्या क्या साइन सिम्टम हम लोगों को दिखाई देने वाला है, ठीक है। अगर पेशेंट, if a patient notice any symptom like silent killer, it may damage. If a patient not notice any symptom, अगर पेशेंट किसी तरह का भी कोई सिम्टम नहीं नोटिस करता है, तो उस स्थिति में, उस कंडीशन में ये साइलेंट किलर की तरह काम करेगा, ठीक है। और ये धीरे धीरे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को डैमेज करने लगेगा और दूसरे ऑर्गन को भी डैमेज करेगा, जैसे कि किडनी। किडनी सबसे ज्यादा इफेक्टेड होने का कारण बन सकता है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से बहुत ज्यादा स्वेटिंग, पसीना आने लगता है, एंजाइटी यानी कि परेशानी होती है, स्लीपिंग प्रॉब्लम होगा और ब्लशिंग होने लगता है। अगर किसी व्यक्ति को हाइपरटेंसिव क्राइसिस है तो वो पर्सन को बहुत ही ज्यादा हेडेक होगा और दूसरा क्या होगा कि उसके नाक से ब्लीडिंग होगी, उसके नाक से ब्लड गिरना स्टार्ट करेगा, यानी कि हेमरेज होगा और सर में उसको बहुत दर्द होगा। ठीक है, हाँ, सिम्टम हो गया। अब आते हैं कॉज एंड रिस्क फैक्टर। कॉज एंड रिस्क फैक्टर की बात करते हैं तो एग्जैक्ट कॉज हाइपरटेंशन का मेडिकल साइंस में नहीं पता है, ठीक है, लेकिन CKD इज कॉमन कॉज
है ना। सीकेडी जो है सबसे कॉमन कॉज माना जाता है। कॉमन रिस्क फैक्टर एज है। एज में जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज करेगा। आर्टरी काफी स्टिफ और नैरो हो जाती है। आर्टरी क्या हो जाती है? काफी स्टिफ और नैरो। ठीक है, तो एक फैक्टर और है कि एज, अगर किसी का एज बहुत ज्यादा है ना, एज ज्यादा हो रहा है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगा धीरे धीरे उम्र के साथ साथ, क्योंकि आर्टरी स्टिफ होती है और नैरो होती चली जाती है। जैसे जैसे उम्र होगा तो आर्टरी पुरानी होगी, वो स्टिफर होगी और नैरो भी होती है, और उसमें प्लग भी होने लगता है, उसके ऊपर कुछ, उसके इनर वॉल पर कुछ लिपिड वगैरह जमने लगेगा। तो ये एक फैक्टर हुआ एज। एज ठीक है। देखते हैं जो पानी का जो पाइप होता है, उस कंडीशन में पानी का जो पाइप होता है जब पुराना होता है तो अंदर काई जमने लगता है। तो कोई चीज भी जब ओल्ड होती है तो उसकी क्वालिटी पुअर होती है, और इसमें क्या होगा, ब्लड वेसल्स में खास करके क्या होगा, आर्टरी में क्या होगा कि वो थोड़ी स्टिफ हो जाएगी और नैरो हो जाएगी समय के साथ साथ। तो ये एक बहुत बड़ा कॉमन कॉज बन सकता है हाई ब्लड प्रेशर का। ठीक है, तो दूसरा हो गया आपको साइज एंड वेट। साइज और वेट की अगर बात करते हैं तो कोई बंदा अगर ओवर वेट होता है या ओबेसिटी होता है तो उस कंडीशन में भी एक रिस्क फैक्टर होता है। सेक्स में सबसे ज्यादा ये मैन में होता है हाई ब्लड प्रेशर, है ना, यंगर एज में, और हायर रिस्क ये ओल्डर वुमेन में भी रहता है। ठीक है, तो आपने क्या जाना कॉज के बारे में? कॉज एंड रिस्क फैक्टर में आपने 3 कॉज को जाना। सबसे पहले बोला कि एग्जैक्ट कॉज हाइपरटेंशन का अननोन है, लेकिन यहां पर कुछ फैक्टर हैं। लेकिन एक चीज और बताता है कि क्रोनिक किडनी डिजीज, ठीक है, एक कॉमन कॉज हो सकता है। उसके अलावा 3 अलग अलग बातें बताई गई, जिसमें एज है, साइज एंड वेट और सेक्स है। ये तीनों अलग अलग फैक्टर है। ठीक है, जिसमें सेक्स में सिर्फ ये बता रहा है कि ज्यादा ये पुरुष में होता है महिलाओं से। अदर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर, अदर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स क्या क्या हो सकता है? अगर आप बहुत ज्यादा सॉल्ट रिच डाइट लेते हैं, नमक ज्यादा अगर कंज्यूम करते हैं, तो ब्लड प्रेशर, नमक, अधिक नमक लेने के कारण ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। बात समझ में आ गई? क्यों ऐसा होगा? क्योंकि बॉडी का फ्लूइड कम निकलेगा, है ना। जब एक्सक्रीशन होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि नेफ्रॉन से फिल्टर होता है, और फिल्टर होने के बाद जो वेस्ट है वो बाहर निकलता है। लेकिन सॉल्ट अगर शरीर में ज्यादा होगा तो उसका रीएब्जॉर्प्शन होने लगता है। ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन होगा तो बॉडी के अंदर फ्लूइड रिटेन कर जाएंगी, और जितना ज्यादा फ्लूइड रहेगा प्रेशर बढ़ेगा। बात समझ में आ गई? इसीलिए देखिए, जब किसी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर हाई होता है तो डॉक्टर कभी कभी डायरेटिक्स बोलता है। डायरेटिक्स उस कैटेगरी की ड्रग है जिसको लेने से तुरंत यूरिन होगी, तो बॉडी के फ्लूइड का लेवल घटेगा तो प्रेशर भी लो होगा। तो बॉडी के अंदर अगर फ्लूइड अधिक होगा, नमक लेने से दिक्कत नहीं है, नमक लेने के कारण बॉडी का जो ब्लड वेसल्स होता है उसके अंदर फ्लूइड ज्यादा हो जाती है। ठीक है, वो रिटेन कर जाती है, वो यूरिन के जरिए से भी नहीं पास हो पाती। अगर होना भी चाहेगी तो सॉल्ट है जिसको वो रीअब्सॉर्ब करेगी, तो बॉडी में फिर फ्लूइड आ जाएगी। तो सॉल्ट रिच डाइट एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बहुत ज्यादा सॉल्ट रिच डाइट उन लोगों के लिए जहर है जो पहले से ब्लड प्रेशर से सफर कर रहे हैं, उनका ब्लड प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाएगा। फिजिकली कोई इनएक्टिव है, ठीक है, उस कंडीशन में भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है।
कोई बंदा अगर अल्कोहल और टोबैको का इस्तेमाल करता है तो वो अल्कोहल और टोबैको कहीं ना कहीं आर्टरीज के इनर वॉल पर, है ना, ट्यूनिका इंटिमा पर इफेक्ट करती हैं, ठीक है। वस्कुलर प्रॉब्लम होगा जिसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। एंजाइटी, एंजाइटी का मतलब होता है परेशानी, परेशानी के वजह से भी ब्लड प्रेशर रेज करता है, यह भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। तो किसी को बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। कुछ और पैथोलॉजिकल कंडीशन हैं जो रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं नैरोइंग, नैरो होने के लिए, क्या चीज के, आर्टरी के। तो आर्टरी अगर नैरो होती है, खून की नली अगर नैरो होगी तो उस कंडीशन में प्रेशर ऑब्वियसली बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आर्टरी नैरो कब हो सकती है, जब स्ट्रक्चर हो। स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ, एक होता है पेटेंसी। तो पेटेंसी में क्या होता है कि जो वेसल्स होते हैं उसके ल्यूमेन बढ़ जाते हैं, तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं पेटेंसी। लेकिन एक नॉर्मल वेसल है और वो अगर नैरो हो जाए कहीं पर से, तो ये जो नैरो हो रहा है इसी को हम लोग स्ट्रक्चर कहेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो नैरोइंग जहां पर होगा, ब्लड वेसल अगर यहां से ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है तो इसके बाद ये नैरो वाले एरिया के पास जब आएगा तो यहां पर इसके बाद इसका प्रेशर क्या होगा, हाई हो जाएगा, ठीक है। आर्थ्रोस्क्लेरोसिस, आर्थ्रोस्क्लेरोसिस एक ऐसा कंडीशन है जिसमें अंदर में लिपिड यानी कि जिसका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा रहता है, उसमें जो एलडीएल है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, वो डिपॉजिट होता है। और डिपॉजिट होने के कारण अगर मान लीजिए अंदर में यहाँ पर डिपॉजिट हो रहा है तो अंदर के एरिया को वो क्या कर देगा, वो नैरो कर देगा, और नैरो करने से ब्लड का प्रेशर रेज कर जाएगा। थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसिस क्या होता है कि थ्रोम्बोसाइट से बना है, ठीक है। तो थ्रोम्बोसाइट्स क्या होगा, वो प्लग करेगा, है ना, वो भी ब्लड वेसल्स के दीवार पर आकर के जम सकता है ना। तो थ्रोम्बोसिस अगर हो जाता है तो वो भी एक कारण बनेगा जिसके ब्लड वजह से ब्लड प्रेशर रेज कर जाता है। यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया गया है कि नैरो होने की वजह से प्रेशर कैसे रेज करता है। तो हम अगर एक नैरो नोजल को कहीं पे लगाते हैं, किसी पाइप में लगाते हैं, तो आप देखते हैं पानी पटाने के लिए भी तो वहां पर प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है ना। वहां पे प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है। बात समझ में आ गई, ये बात है। अब आगे आते हैं। स्ट्रक्चर को एक एक्सरे एंजियोग्राफी में आपको दिखाया गया है। स्ट्रक्चर को, स्ट्रक्चर टर्म का इस्तेमाल तब किया जाता है जब नैरोइंग हो जाता है और ये कॉज होता है कॉन्ट्रैक्शन होने से किसी स्मूथ मसल्स का, ठीक है। और देखिए यहाँ पर कैरोटिड आर्टरी है जो गले में होती है ना, नेक रीजन में, और ये कैरोटिड आर्टरी कहाँ ब्लड की सप्लाई करती है, तो वो ब्रेन में ब्लड की सप्लाई करती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर स्ट्रक्चर होगा तो ऑब्वियसली ऊपर जाने वाले ब्लड का प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। अब आते हैं स्टेनोसिस। स्टेनोसिस क्या होता है, एबनॉर्मल नैरोइंग हो जाता है ब्लड वेसल्स का। स्टेनोसिस usually used when narrowing is caused by lesion that reduce the space of lumen। तो किसी लीजन होने की वजह की, वहां पर के टिश्यू डैमेज होने की वजह से रिड्यूस हो जाएगा स्पेस ल्यूमेन का, ठीक है। और जो
वेसल्स होते हैं वो वहां पर स्टिफ भी हो जाते हैं, तो ये एक स्टेनोसिस, वस्कुलर स्टेनोसिस कारण होता है हाई ब्लड प्रेशर का। ठीक है, आर्थ्रोस्क्लेरोसिस का यहाँ पर कुछ फिगर दिखाया गया है। सबसे नीचे वाला जो फिगर है ये फोटो है, तस्वीर है, ये प्लग दिखा रहा है ना, आर्थ्रोस्क्लेरोसिस के लिए, जिसमें लिपिड आकर के डिपॉजिट करने लगती है। ठीक है, और यहाँ पे आपको थ्रोम्बस के बारे में भी बता रहा है कि थ्रोम्बस क्या होता है, कि वहां पे क्या होगा कि थ्रोम्बोसाइट्स आकर के डिपॉजिट करेंगे, तो दोनों डिफरेंट चीज है। आर्थ्रोस्क्लेरोसिस एक ऐसी डिजीज है जिसमें आर्टरी नैरो हो जाती है क्योंकि इसके अंदर प्लग हो जाता है, तो ये यहाँ पर सेक्शन करके दिखाया गया है ना, और ये दिखा रहा है कि ब्लड सर्कुलेशन है, लेकिन यहाँ पर बहुत कम स्पेस मिल पा रहा है क्योंकि अच्छा खासा एरिया प्लग कर गया है। ठीक है, थ्रोम्बोसिस के पास आते हैं। इट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट, इसका मतलब क्या होता है कि ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है इनसाइड ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के अंदर क्या होता है कि ब्लड की क्लॉटिंग होने लगती है। ठीक है, जब इनर वॉल ब्लड वेसल्स का इंजर्ड होगा, इनर वॉल क्या होगा, इंजर्ड होगा। कैसे हो सकता है इंजर्ड? अगर मान लेते हैं कि अगर ब्लड ब्लड वेसल्स है ना, तो इसका इनर वॉल डैमेज हो गया। कैसे हो गया भाई, इनर वॉल कैसे डैमेज हुआ? इधर का वॉल ठीक है, लेकिन इधर का वॉल डैमेज हुआ है ना, यहाँ पे डैमेज हो गया या इंजर्ड हो गया, है ना। कब होगा? जब ब्लड वेसल्स, अगर हाई ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ थ्रोम्बोसिस, और उसके वजह से और भी ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो एक्चुअली में क्या होगा कि ब्लड प्रेशर के वजह से या किसी पैथोलॉजिकल कॉज की वजह से इनर लाइनिंग जो है ना, ब्लड वेसल्स की, है ना, वो क्या होती है, डैमेज होती है। और जब वो डैमेज होगी, है ना, इनर वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स गेट इंजर्ड, तो प्लेटलेट या प्लेटलेट्स, जिसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, और फिब्रीन, ये दोनों क्लॉट करेंगे और यहां पर ये इस जगह को भर देंगे और धीरे धीरे इस पे डिपोजिशन होता चला जाएगा और इस तरह एक ब्लॉकेज डेवलप करेगा जिसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। थ्रोम्बोसिस कहते हैं क्योंकि इसमें प्लेटलेट्स यानी कि थ्रोम्बोसाइट्स का अहम रोल है इस तरह के ब्लॉकेज को बनाने के लिए। अब जब ये ब्लॉकेज है, ये इसका टुकड़ा अगर टूट जाता है, इसका टुकड़ा अगर टूट करके बॉडी के अंदर सर्कुलेट करने लगता है, तो उसको हम लोग इम्बोलिस कहते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि थ्रोम्बस का ही टुकड़ा हो, वो आर्थ्रोस्क्लेरोसिस का भी टूटा हुआ टुकड़ा हो सकता है। वो आप इंजेक्शन ले लीजिए, सिरिंज, उसके उसके अंदर थोड़ा सा एटमॉस्फेरिक एयर लेके ब्लड वेसल्स में डाल दीजिए, तो वो भी एयर इम्बोलिज्म बनाएगा। तो इम्बोलिज्म का मतलब होता है कि कोई भी चीज जो सर्कुलेशन के साथ मूव कर रही है लेकिन वो वॉल से नहीं चिपकी हुई रहेगी, वो वॉल से नहीं चिपकी रहेगी। आर्थ्रोस्क्लेरोसिस में क्या था कि वहां पर लिपिड का डिपोजिशन हो रहा था और यहां पर क्या चीज का है, तो यहां पे थ्रोम्बोसाइट्स का डिपोजिशन हो रहा है, लेकिन चिपका हुआ है वॉल से। लेकिन अगर वॉल से कुछ चिपका ना रहे तो उस कंडीशन को हम लोग इम्बॉलस कहेंगे। उसको हम लोग क्या कहेंगे, इम्बॉलस कहेंगे। ठीक है, और अब आते हैं इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी में, है ना। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जान लीजिए। सबसे पहला है इस्चीमिया,
है ना, सुनते होंगे इस्चेमिक हार्ट डिजीज। तो इस्चीमिया एक्चुअली में क्या होता है कि ब्लड सप्लाई का रिस्ट्रिक्शन हो जाए, तो ब्लड सप्लाई कहीं पर नहीं जाए। अगर हार्ट के मायोकार्डियल मसल को जितना ब्लड चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है ब्लॉकेज होने की वजह से, तो उसको हम लोग कह सकते हैं इस्चेमिक हार्ट डिजीज, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड सप्लाई कॉजिंग शॉर्टनिंग ऑफ ऑक्सीजन, वहां पर ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में नहीं मिलेगा। ठीक है। दूसरा टर्म है इन्फाक्शन। इन्फाक्शन क्या होता है? इसका मतलब होता है टिश्यू का डेथ होना, नेक्रोसिस होना। कब होगा? तभी उसको हम लोग इन्फाक्शन कहेंगे जब ब्लड की सप्लाई प्रॉपरली किसी एरिया में नहीं हो रही है एडिक्वेट अमाउंट में, और उसको ऑक्सीजन रिच ब्लड नहीं मिल रहा है, जिसके कारण वहां पर के टिश्यू जो है मर रहे हैं, उनकी नेक्रोसिस हो रही है। तो उस कंडीशन को हम लोग इन्फाक्शन कहेंगे। ठीक है। तो इस्चीमिया होने के बाद इन्फाक्शन निश्चित है, होगा। ठीक है। इसके बाद THE द END एंड, दे एंड। अभी रुक जाइए, अटेंडेंस बनाता हूं। अभी है, बहुत सारी चीज है इसमें, और एक्सप्लेन करेंगे, और कुछ मैं PDF भी आप लोगों को भेजूंगा। डोंट वरी। पॉज शेयर, पॉज शेयर, स्टॉप शेयर। सबको अपना अपना अटेंडेंस बना के भेज दीजिएगा, 7 लोग। ठीक है। ठीक है, तो मैं यहीं पे स्टॉप करता हूं, आगे और भी बताऊंगा, कल भी चलेगा यही हाइपरटेंशन। ठीक। ओके।